Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of April 2023. 4 अप्रैल 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप यू विल लाइक द वीडियो. एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो ना यार. मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बोल नहीं रहा हूँ तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं. तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो जस्ट एक लाइक इज़ अ शो ऑफ सपोर्ट फॉर द वीडियोज़ एंड ऑल. और कुछ नहीं है, लाइक कमेंट आप कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ. जैसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डार्क एनर्जी. अब डार्क एनर्जी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है डार्क एनर्जी इज द मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अप लेस देन 1% ऑफ द यूनिवर्स. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है वाइल डार्क मैटर अट्रैक्ट्स एंड होल्ड द गैलेक्सीज टुगेदर द डार्क एनर्जी रिपेल्स एंड कॉजेज द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स. तो आपको बता रहे हैं कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिएगा. द आंसर इज वन ओनली. पहला इनकरेक्ट है क्योंकि डार्क एनर्जी जो है लगभग 68% ऑफ द यूनिवर्स को बनाती है, ना कि ये लेस देन 1%. तो पहला गलत हो जाएगा. एंड दूसरा स्टेटमेंट सही है. डार्क मैटर अट्रैक्ट करता है, होल्ड करता है गैलेक्सीज को, एंड डार्क एनर्जी रिपल्स एंड कॉजेज द गैलेक्सीज टू मतलब कॉजेज द यूनिवर्स टू एक्सपैंड. है ना, गैलेक्सीज तो एक्सपैंड नहीं होती लेकिन यूनिवर्स एक्सपैंड होता है. दूसरा जो है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर मेनली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेस. तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इनमें से कौन से यूजेस के लिए होती हैं. पहला है देखो मिनरल एक्सप्लोरेशन. दूसरा है असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी. तीसरा है कोस्टल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. चौथा है टेली कम्युनिकेशन. पाँचवा है लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. अब आपको बताने में से कौन कौन से यूजेस के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज़ होगा. तो मैं आपको बताता हूँ. देखो इसमें से अब आप वो ढूंढो, जब ऐसे क्वेश्चन रहेगी 8-10 ऑप्शन है, 5-6 ऑप्शंस हैं, तो आपको ये चीज़ ढूंढनी कि कौन सा नहीं है. देखो जैसे इस क्वेश्चन में आपको टेली कम्युनिकेशन नहीं है. अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा टेली कम्युनिकेशन GSAT या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू होता है, जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर 36,000 किलोमीटर की उस पर रहती हैं ना. रिमोट सेंसिंग वाली सैटेलाइट्स तो पोलर ऑर्बिट पर रहती हैं, ज़्यादा वो उस काम से नहीं आती हैं, है ना. तो इसलिए रिमोट टेली कम्युनिकेशन नहीं होगा. जैसे ही फोर्थ आप हटाओगे तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बचेगा, B1235, एंड वही आंसर है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है बर्ड्स फॉलोइंग आर्मी एंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. तो एक बर्ड्स हैं और वो आर्मी एंट्स को फॉलो करती हैं, तो ये किस तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है आपको बताना है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, कमेंसलिज्म. क्या होता है कमेंसलिज्म में? एक को फायदा होता है, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. अब देखो जब आर्मी एंट्स निकलती हैं अपने रास्ते से तो वो बहुत सारे इंसेक्ट्स को नीचे से ऊपर उठाते हो जाती हैं, है ना. तो वो जब चली आती हैं तो बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को खा लेती हैं. अब आर्मी एंट्स को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बर्ड्स को फ़ायदा हो गया. तो एक को 0 हुआ, एक को प्लस हुआ, तो इस कारण से ये क्या है, कमेंसलिज्म है. आई होप यू विल रिमेंबर दिस. आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस की तरफ. पहली न्यूज़ है लिंक्स U2, LYNX लिंक्स U2. अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, बेल के साथ, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 13 इंडिजिनसली डेवलप्ड लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम. सबसे पहली चीज़ तो लिंक्स U2 क्या है? ये फायर कंट्रोल सिस्टम है. कहाँ से ले रहे हैं हम इंडिजिनसली डेवलप करवा रहे हैं, बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ हम करवा रहे हैं, ठीक है ना. एंड इट विल बी प्लेस्ड इन द न्यू जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स. ये नए जनरेशन के जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं वहाँ पे जाएंगे ये लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम. एंड इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इंडिजिनसली. जो ये पेट्रोल वेसल्स हैं उनको भी इंडिजिनसली बनाया जाएगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एंड गोवा शिप यार्ड के थ्रू, ठीक है ना. तो लिंक्स U2 याद रखिएगा, इट इज़ फायर कंट्रोल सिस्टम. दूसरी जो न्यूज़ है वो है अटल इनोवेशन मिशन ने. अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आप जानते होंगे, एक इनिशिएटिव है नीति आयोग का, ठीक है ना, अटल इनोवेशन मिशन. अब इसके अंतर्गत 3 नए रिसोर्सेज लॉन्च किए गए हैं विच आर एम्ड एट फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी अमंग इंडियाज़ यूथ. भारत के जो यूथ हैं उनमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन को और जनरेट करने के लिए नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 3 नए रिसोर्सेज बनाए हैं. पहला रिसोर्स है आपका अटल ATL टिंकरिंग करिकुलम. अटल टिंकरिंग करिकुलम. अटल टिंकरिंग करिकुलम क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथवे है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर इनोवेशन स्किल्स, है ना. स्टूडेंट्स की इनोवेशन स्किल्स को डेवलप करने में मदद करेगा. और इसको अटल इनोवेशन मिशन ने मेकर घाट नाम का एक संस्था उसके साथ कोलैबोरेशन में बनाया है, ठीक है ना. करिकुलम है, बेसिक करिकुलम जैसा होता है ना, करिकुलम ही बनाया है.
दूसरा है इक्विपमेंट मैनुअल। अब इक्विपमेंट मैनुअल क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो कि इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग है। एंड अटल टिंकरिंग लैब्स में जितने भी अटल टिंकरिंग लैब्स हैं स्कूल्स में, वहाँ पर ये इक्विपमेंट मैनुअल दिया जाएगा ताकि लोगों को मैनुअल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल सके, ये सारी चीज़ें मिल सके। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड किया गया है। 2023 से 24 के बीच में क्या एक्टिविटीज़ होंगी, उनका क्या शेड्यूल रहेगा, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ में। एंड एक स्पेशल सेशन होगा एक्टिविटी ऑफ द मंथ के ऊपर। ये सारी चीज़ें अटल टिंकरिंग लैब्स और इन्होंने अपने करिकुलम में बताई हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो टॉपिक है वो है पोरबा 3 मिशन। याद रखिएगा, पोरबा 3 मिशन एक स्पेस मिशन है बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सबसे पहली बात तो याद रखना है कि पोरबा 3 किसका मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। पोरबा 3 एक डिवोटेड है to the demonstration of technologies and techniques for highly precise satellite formation flying। याद रखेगा, सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइंग मतलब एक फॉर्मेशन में, एक टेंडम में किस तरीके से दो अलग अलग सैटेलाइट्स या मल्टी सैटेलाइट्स जो हैं वो फ्लाई कर सकती हैं, उसके ऊपर ये पोरबा 3 मिशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट्स हाई प्रिसाइज सैटेलाइट फॉर्मेशन मिशन। इसमें 2 स्मॉल सैटेलाइट्स उठाई हैं अभी उन्होंने, है ना, 2 स्मॉल सैटेलाइट्स उठाई हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। एंड they will be launched together that will separate apart to fly in tandem to prepare to future multi satellite missions। तो फ्यूचर के लिए मल्टी सैटेलाइट मिशंस के लिए ये दो सैटेलाइट्स हैं उनको एक साथ लॉन्च किया जाएगा। दे विल फ्लाई टुगेदर एंड सेपरेट अपार्ट एंड देन दे विल फ्लाई इन टैंडम। ठीक है ना। तो ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें 2 सैटेलाइट्स के नाम कौन कौन से हैं? तो एक कोरोनोग्राफ स्पेस क्राफ्ट है और दूसरा ऑकल्टर स्पेस क्राफ्ट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इनको लॉन्च करेगा, कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट एंड ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट। दे विल मेंटेन द फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन मेंटेन करेंगे एंड देन दे विल पार्ट ऑल्सो। इस तरीके से इस चीज़ें होंगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। आई होप ये भी आप याद रखेंगे। तो पोरबा 3 का नाम याद रखिएगा। ये टैंडम में उड़ने के लिए और मल्टीपल सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करने का मिशन है ना। एक ही उसमें नहीं, 2 अलग अलग उसमें है स्पेसक्राफ्ट में, जैसे हमने देखा कोरोनोग्राफ और ऑकल्टर में। तो आप ये याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी इन न्यूज़ आइटम्स में। अगली जो न्यूज़ है वो है फ्रंट पेज की। सूरत कोर्ट ग्रांट्स बेल टू राहुल, सस्पेंड्स सेंटेंस। अभी सस्पेंड कर दी गई है सेंटेंस इनकी। अब देखो, सस्पेंड कर दी गई है सेंटेंस क्योंकि इन्होंने अपील फाइल की थी। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जब तक अपील नहीं सुन ली जाती तब तक आपका सेंटेंस सस्पेंडेड है। अब कोर्ट ने अगर सस्पेंड कर दिया है तो उनकी लोकसभा की मेंबरशिप कुड पोटेंशियली बी रिस्टोर्ड। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि रिस्टोर हो ही जाएगी या नहीं होगी, कुड पोटेंशियली बी रिस्टोर्ड, चूंकि ये सेंटेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे के न्यूज़ आइटम्स हम देख लेते हैं थोड़ा पीछे से। यहाँ पे है एंटी ट्रस्ट लॉ गेट्स मोर टीथ, मर्जर्स टू विन स्विफ्टर क्लियरेंसेस। अब पार्लियामेंट ने क्लियर किया, लिख लो आप लोग ये चीज़, कि कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास कर दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है ना। कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास कर दिया गया है। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। पहला सबसे बड़ा चेंज है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए स्विफ्टर क्लियरेंसेज आएंगे। स्विफ्टर क्लियरेंस मतलब और जल्दी क्लियरेंस दिए जाएंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के केसेस में। इसके अलावा जो पेनल्टी है, अगर CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई पेनल्टी लगाई है तो जो कंपनीज हैं कम से कम 25% उन पेनल्टीज का पे करेंगी फॉर देयर अपील्स टू बी हर्ड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल में उनकी अपील सुनी जा सके, इसके पहले भी उनको 25% पेनल्टी का पे करना पड़ेगा। इसके अलावा ये 25% जो पेनल्टी है, पेनल्टी ऑन द टर्नओवर है। तो टर्नओवर की डेफिनेशन को भी ब्रॉड किया गया है। पहले ये लोग क्या करते थे, केवल इंडियन टर्नओवर को काउंट करते थे, लेकिन अब ग्लोबल टर्नओवर को काउंट किया जाएगा फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द कॉन्ट्रावेनिंग एंटरप्राइज। तो ये ग्लोबल टर्नओवर इंक्लूड किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना। मतलब कि अगर CCI ने कोई पेनल्टी लगाई है तो पहले आपको 25% पे करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपील कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता था, लोग अपील कर देते थे, मैटर फंसा रहता था, है ना। दूसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ की गई है, इन पूरी प्रोसेस को, मर्जर एक्विजिशन की प्रोसेस को जो है टाइम बाउंड और क्विकर बनाने के लिए ओवरऑल जो टाइम लिमिट थी पहले 210 दिन की थी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नोटिस बाय द पार्टीज, अब वो घटा करके 150 दिन कर दी गई है। ठीक है ना। मतलब कि पहले जो 210 दिन थी यानी 7 महीने का अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम था उसको घटा करके 5 महीने का कर दिया गया है। ठीक है ना। एंड CCI विल हैव टू फ्रेम अ प्राइमा फेसी ओपिनियन विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच नोटिस। जैसी नोटिस मिलती है तो 30 दिनों के अंदर
CCI को एक प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉम्बिनेशन एंड ऑल, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड ऑल, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, यही चेंजेस किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI रोज टू 3 मंथ हाई इन मार्च, ठीक है ना। PMI क्या होता है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, याद रखिएगा PMI क्या होता है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये एक इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का। पहली चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके लिए निकाला जाता है, केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, केवल सर्विसेज के लिए, या दोनों के लिए? तो ये दोनों के लिए निकाला जाता है, ठीक है ना। इट्स अ सर्वे बेस्ड अपॉन द क्वेश्चनायर्स। इसमें क्वेश्चनायर बनाया गया है ना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं की बिजनेस वेरिएबल्स के रिगार्डिंग। हर महीने ये रिलीज होता है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। इसको कंपाइल करता है S&P ग्लोबल, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल है वो उसको कंपाइल करता है। इट इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, है ना। उसके बाद एक कंपोजिट इंडेक्स भी निकाला जाता है। अब ये क्वेश्चनायर के थ्रू मैंने आपको बता दी, इसमें एक याद रखिएगा 50 से ऊपर की वैल्यूज एक्सपेंशन को शोकेस करती हैं एंड 50 से नीचे की वैल्यूज कॉन्ट्रैक्शन को शोकेस करती हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये भी फैक्ट्स। अगला टॉपिक है आर्किटेक्ट साइंटिस्ट रेस टू प्रिजर्व आइस मेमोरी। अब यहाँ पे आर्किटेक्ट के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि वो ड्रिलिंग स्टार्ट करेंगे इन ऑर्डर टू सेव आइस। आर्किटेक्ट जो आइस है उसको सेव करेंगे, एंशियंट आइस जो है उसको सेव करेंगे फॉर एनालिसिस बिफोर द फ्रोजन लेयर्स मेल्ट, ठीक है ना। तो उनका ये कहना है कि फ्रोजन लेयर्स मेल्ट हो इसके पहले वो लोग अपनी आर्किटिक आइस जो है उसको सेव करेंगे। अब इटालियन, फ्रेंच एंड नॉर्वे के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने नॉर्वे के ही स्वेलबार्ड आर्कीपेलागो में कैंप लगाया है एंड दे आर हैविंग अ रेस अगेंस्ट टाइम टू प्रिजर्व दिस क्रूशियल आइस रिकॉर्ड। तो वो आइस रिकॉर्ड प्रिजर्व करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि भाई देखो कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, आइस पूरी मेल्ट होती जा रही है और आइस अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, पास्ट के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, पास्ट के बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो आइस के कंपोजिशन से या आइस के केमिकल कंपोजिशन से पता लगाई जा सकती हैं। बट जब वो मेल्ट हो जाएगी तो वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी एंड वो चीज़ फिर नहीं रह जाएगी। इसीलिए आइस कोर्स का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइस कोर्स को इसीलिए रिकॉर्ड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इसी कारण से जो मतलब नॉर्वे के स्वेलबार्ड आर्कीपेलागो में जो ये कैंप लगाया गया है उसके थ्रू वो आर्कटिक के जो रिसोर्सेज हैं उनको स्टोर करना चाहते हैं, आइस मेमोरी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, फॉर द फ्यूचर जनरेशंस एंड ऑल। आगे देखते हैं CDC फ्लैग कंसर्न्स ऑन आई ड्रॉप्स फ्रॉम इंडिया। अब CDC आप सबको पता है नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन बोलते हैं। और उसने इंडिया के जो आई ड्रॉप्स जा रहे हैं उसमें उन्होंने फ्लैग किया है कि इसमें ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्ट्रेन है ना। और ये आई ड्रॉप कहाँ से जा रहा है? एजरी केयर आई ड्रॉप्स हैं, ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर है। उसके लगभग 50,000 ट्यूब्स को मतलब रिकॉल किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आई होप यू विल रिमेंबर। प्राइस ऑफ 650 ऑन एसेंशियल ड्रग्स डाउन बाय 6.73% फ्रॉम April 1, ठीक है ना। सेंटर का कहना है कि जो प्राइजेस हैं एसेंशियल ड्रग्स के लगभग 6.73% कम हो जाएंगे April 1 से। अब एक चीज़, दो चीज़ मैं इसमें आपको फैक्ट बताना चाहता था एक्चुअली, ताकि आपके लिए आपको पता रहे सारी चीज़ें। पहली चीज़ तो इसका जो ऑर्डर है प्राइजेस का वो कहाँ से आता है? ड्रग प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का है, ठीक है ना। रिमेंबर दैट इट इज़ द ड्रग प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 2013, ठीक है। इसके अलावा जो एसेंशियल मेडिसिन की प्राइजेस है वो कौन फिक्स करता है? NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। NPPA करता है। इसके अलावा दो तरीके की ड्रग्स होती हैं, एक होती है शेड्यूल्ड ड्रग्स होती हैं, एक होती है नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स, ठीक है ना। अब जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स होती हैं उनका जो प्राइजेज है वो हर साल 10% की सीलिंग के साथ बढ़ाया जा सकता है। केवल 10% तक ही आप उनकी प्राइजेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वो WPI चेंज हो रहा है, मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो ये प्राइस 10% से ज़्यादा भी बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल इसी बार क्या बात है कि इस बार जो प्राइसेस बढ़ेंगी वो 12% के आसपास बढ़ेंगी। तो आप ये क्वेश्चन पूछेंगे सर ये 10% से तो ज़्यादा है, तो इसका रीज़न है कि वो WPI के रेफरेंस में बढ़ रही है ना। नॉट द शॉपकीपर्स आर, नॉट द रिटेलर्स आर इंक्रीजिंग दैट बाय ऑन देयर ओन। अगर ऑन देयर ओन वो बढ़ाना चाहते हैं तो केवल 10% तक ही वो बढ़ा सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है। डायल अप इंटरनेट इज नाउ हिस्ट्री। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि जो लास्ट डायल अप इंटरनेट कनेक्शन था वो इंडिया में 2021 मार्च को बंद हो गया, ठीक है ना। तो नाउ डायल अप कनेक्शन इज अ हिस्ट्री इन इंडिया। एंड डायल अप कनेक्शन होता क्या है? डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द फैसिलिटीज ऑफ पब्लिक
पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो ये डायल अप इंटरनेट जो होता था ये पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क का कनेक्शन यूज करते थे, एंड देन दे वर एस्टैब्लिशिंग इंटरनेट कनेक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है ना, बाय डायलिंग अ टेलीफोन नंबर ऑन अ कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन। तो कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन में एक टेलीफोन नंबर डायल करके फिर आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते थे। तो ये जो मेथड था ये डायल अप कनेक्शन का मेथड था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। इंडिया एंड यूएस एयर एक्सरसाइज टू बिगिन नेक्स्ट वीक, जापान टू बी द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे इंडिया और यूएस जो है वो अपने साथ कोप इंडिया एक्सरसाइज करेगा मिल करके, कोप इंडिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। दे आर सेट टू कंडक्ट द कोप इंडिया एक्सरसाइज, इंडिया एंड यूएसए इसको करता है एयरफोर्स। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें जापान जो रहेगा इट विल बी एक्टिंग एज द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। और ये कलाई कुंडा एयरबेस जो कि वेस्ट बंगाल में है, कलाई कुंडा एयरबेस वेस्ट बंगाल में है, वहां पर जाकर के ये दोनों मिल करके करेंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंडिया यूएस की एक बायलेटरल एक्सरसाइज भी है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी आती है ना। ये भी ट्राइलेटरल बनी थी विद द एडिशन ऑफ जापान इन 2015, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्वाड वाली ही पूरी बन गई है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला जो टॉपिक है वो है ऑन डिफेमेशन लॉ, ब्लो अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि सबसे देखो दो आर्गुमेंट दिए जाते हैं जब भी डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन को अपहोल्ड किया जाता है। डिफेमेशन आप सबको पता है दो तरीके का होता है, एक सिविल डिफेमेशन, एक क्रिमिनल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन में पनिशमेंट दी जाती है, जेल टर्म दिया जाता है 2 साल तक का, जो अभी राहुल गांधी को दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स है। पहला है रेपुटेशन। ऑथर का कहना है कि राइट टू रेपुटेशन दे दिया आपने, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर आपने राइट टू रेपुटेशन दे दिया, लेकिन आपने राइट टू रेपुटेशन दिया और आर्टिकल 19 का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल कर दिया। तो ऑथर का ये क्वेश्चन है कि क्या आप राइट टू रेपुटेशन से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर सकते हैं? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि राइट टू रेपुटेशन से वो बेसिकली बैलेंस कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, बट कोर्ट ने कभी ये नहीं बताया कि ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज कैसे कैरी आउट होती है ना। सिर्फ कह देने से कि रेपुटेशन को बैलेंस किया जाएगा, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग, है ना। ऑथर का ये कहना है कि कोर्ट सिंपली असर्टेड दैट सिंस रेपुटेशन कुड नॉट बी क्रूसीफाइड एट द अल्टर ऑफ फ्री स्पीच, क्रिमिनल डिफेमेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो क्या सिर्फ ये बोलना इनफ है? दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि देखो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पिछले 30 सालों में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड की गई है। राइट टू स्लीप दे दिया गया, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे दिया गया, दीज थिंग्स वर गिवन, है ना। बट क्या सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं? नहीं हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जिस तरीके से स्कोप बढ़ाते जा रहे हो धीरे धीरे तो ये होगा कि आर्टिकल 21 बाकी के सारे सिविल राइट्स, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को सर्व कर लेगा, है ना, जैसे अभी इसने फंडामेंटल स्पीच एक्सप्रेशन को किया। दूसरा ऑथर ने आर्गुमेंट दिया कि आप दूसरा आर्गुमेंट देते हो कि फ्रेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी को इंप्रूव करता है। तो ऑथर ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी जो टर्म है ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है। पहली चीज़ तो फ्रेटर्निटी टर्म आपका ज़रूर आएगा, कहाँ पे आता है, आपका प्रियम्बल में टर्म आता है ये, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी टर्म जो है ये कहीं यूज़ नहीं किया गया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी चीज़ ऑथर ने ये कहा कि फ्रेटर्निटी भी कैन नॉट बी कैन नॉट डिस्ट्रॉय अदर सिविल राइट्स। फ्रेटर्निटी को हमेशा उनके टेंडम में रहना चाहिए, ठीक है ना। इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय दी अदर सिविल राइट्स, दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। एंड ऑथर ने वही कहा कि क्रिमिनल डिफेमेशन का बहुत ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट है और बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ कोर्ट के ऊपर रहनी चाहिए कि इसका कब मिसयूज़ किया जा रहा है, एंड दे शुड लुक आफ्टर दैट। अगला जो एडिटोरियल है वो है व्हाई इंडिया शुड कट डाउन इट्स सॉल्ट इनटेक। तो अभी बेसिकली WHO ने एक रिपोर्ट निकाली थी। WHO की रिपोर्ट थी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन। और इसमें उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सोडियम का इंटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक कर रहे हैं, विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल राइज ऑफ हाइपर टेंशन, राइज ऑफ हार्ट डिसीजेस, राइज ऑफ स्ट्रोक्स एंड ऑल। तो ये जो डेंजर्स हैं दीज आर बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट सॉल्ट इंटेक। तो ये कम करने की ज़रूरत है। दिस इज वॉट दी ऑथर हैज सेड इन दिस आर्टिकल, ठीक है ना। याद रखिएगा WHO की रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन, एंड इस पे उन्होंने जो WHO है इट हैज़ बेसिकली ये प्रोग्रेस ऑफ 194 मेंबर्स को बताता है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग पॉपुलेशन सोडियम इंटेक बाय 30% बाय 2025,
ठीक है ना। 2025 तक सोडियम इंटेक को 30% तक घटाना है। जो प्रोग्रेस रही है वो अच्छी नहीं रही है, याद रखिएगा। द प्रोग्रेस हैज़ नॉट बीन वेरी गुड, इट हैज़ बीन लेथार्जिक। एंड इसीलिए जो मांग है वो ये है कि डेडलाइन जो है 25 से बढ़ा करके 2030 कर दी जाए, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। हालांकि इंडिया में भी क्या चल रहा है, क्या इंडिया में कोई प्रोग्राम है जो इसके बारे में बताता है? तो यस, देयर इज अ प्रोग्राम ईट राइट मूवमेंट। आप सबको पता है एफएसएसएआई का एक प्रोग्राम है ईट राइट मूवमेंट, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि इस तरीके से एक बैलेंस डाइट लो, किस तरीके से किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है ना। एंड जो एवरेज इंडियन सोडियम कंजम्पशन है, इट इज़ मोर देन डबल द फिजियोलॉजिकल नीड एंड इट इज़ एक्सीडिंग दैट क्वान्टिटी। तो मतलब जितनी आपको ज़रूरत है उसके आप डबल से ज़्यादा आप इंटेक ले रहे हो। तो ये चीज़ भी रिपोर्ट में क्लियर हुई है। एंड इसको कम करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये हाइपरटेंशन का कॉज है, लीडिंग रिस्क फैक्टर है फॉर हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, लीडिंग रिस्क फैक्टर है फॉर मायोकार्डियल इन्फाक्शन, या फिर जो कार्डियक अरेस्ट होता है, या जो इस्कीमिया होता है, हार्ट इस्कीमिया होता है, ये सारी चीज़ों के लीडिंग कॉजेज में आता है ये सारी चीज़ें। आई होप यू विल रिमेंबर, और सोडियम इंटेक आप अपना भी कम करेंगे। टाइम टू पुट अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशन। अब यहाँ पे ऑथर ने डिमांड की है कि भैया अब वो समय आ गया है कि कार्बन एमिशन पे हम कुछ प्राइस लगाएं। अब आप कैसे प्राइस लगा सकते हो? तो 3 तरीके के मैकेनिज्म ऑथर ने बताए हैं। पहला तो उन्होंने बताया कि भैया आप एक काम करो, टैक्स लगा दो, कार्बन टैक्स लगाओ डोमेस्टिकली, द फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने बताया कि एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लाओ, जैसा कि यूरोपियन यूनियन एंड चाइना लेकर के आए। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लेकर के आओ, जैसा कि यूरोपियन यूनियन और चाइना लेकर के आए। तीसरा उन्होंने बताया कि भैया एक इम्पोर्ट टैरिफ लगाओ कार्बन कंटेंट पे, मतलब जो भी कार्बन कैरिंग कंटेंट है अगर वो इम्पोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर एक टैरिफ लगा दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 3 तरीके के मेथड्स बताए हैं, सजेस्ट किए गए हैं यहाँ पे। ऑथर ने कहा है कि अभी रिसेंटली आईएमएफ जो था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो था, उसने कहा है कि भैया उसने प्रपोज किया है कि एक कार्बन टैक्स लगाया जा सकता है कंट्रीज़ में। जैसे उसने यूएसए के लिए बताया है फ्लोर $75 का, $50 का चाइना के लिए दिया है और $25 का इंडिया के लिए दिया है। और ये पर टन रहेगा, है ना, पर टन कार्बन एमिशन के लिए लगाया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि अगर ग्लोबल एवरेज प्राइस निकाली जाए तो अभी 6 टन लगाई जा रही है, जो भी कंट्रीज लगा रही हैं $6 पर टन लगाए रहे हैं। लेकिन आईएमएफ ने जो सजेस्ट किया वो $75 यूएसए के लिए, $50 चाइना के लिए एंड $25 उसमें इंडिया के लिए सजेस्ट किया गया है, ठीक है ना। एंड इट बिलीव्स दैट दिस कुड हेल्प इन अचीविंग अ 23% रिडक्शन इन द ग्लोबल एमिशन बाय 2030। तो आईएमएफ का ये मानना है कि अगर ये लागू हो जाता है तो लगभग 23% का रिडक्शन देखने को मिल सकता है इन द ग्लोबल एमिशन बाय 2030, ठीक है ना। तो आप देखते हैं इनको क्या इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा नहीं। ऑथर ने जरूर इंडिया के लिए सजेस्ट किया कि कार्बन टैक्स लगाया जा सकता है, इट कैन बी अपीलिंग फॉर इंडिया, क्योंकि इससे डायरेक्टली आप फॉसिल फ्यूल्स को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा, आप खुद लगा रहे हो तो आपके कंट्रोल में रहेगा एंड इट कैन बी अ वेरी एफिशिएंट मेथड ऑफ सेविंग द कार्बन एमिशंस एंड ऑल, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट भी वही फिगर किया है जो आईएमएफ ने दिया है, $25 पर टन ऑफ कार्बन एमिशन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।